हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हमारा मनी मतलब मुद्रा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, वन शॉट के अंदर रिवाइज होगा। ठीक है, और 100% यहीं से आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। आपको लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवा देंगे कि ये टॉपिक आएंगे, और उससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम बैक अगेन। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जैसे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे लोगों को पता लग सके कि अब आपके दीपक सर यूट्यूब चैनल पर भी आ चुके हैं। ठीक है क्लास, तो हम लोग चालू करते हैं बिना देरी करे। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, मुद्रा मतलब मनी। क्या है, मनी। मनी की अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, ठीक है, मनी के हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर बात करें तो राजा महाराजाओं के टाइम पर भी सिक्के चलते थे, है ना। उसमें राजा महाराजाओं की मोहर लगी हुई होती थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार के दौरान सिक्के चले, सोने चांदी के सिक्के चले, है ना। तो धीरे 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 करके सिक्के क्या हो गए, कन्वर्ट होने लग गए, कन्वर्ट होने लगे। उस समय जो है ना, उस समय पुराने जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था। ठीक है, पुराने जमाने में पहले हमारे देश के अंदर बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, बार्टर सिस्टम का मतलब है एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, ये हमारा क्या था, बार्टर सिस्टम था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज, हमें बार्टर सिस्टम के बारे में जानना है। बार्टर सिस्टम होता क्या है, बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब होता है एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स। ठीक है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा 10th क्लास के अंदर एक पालमपुर गांव की कहानी है, जिसमें वो जूते देता है और जूते के बदले गेहूं लेता है। आज भी है, पुराने कपड़े लेकर जाते हैं, टब बाल्टी देकर जाते हैं, फटे पुराने जूते चप्पल से कप गिलास हो गया, फोन के बदले जीरा आजकल चल रहा है ना। तो ये सब क्या, हमारा बार्टर सिस्टम है। ठीक है, अब जब हमारे देश में बार्टर सिस्टम चल रहा था और हमारे देश की इकोनॉमी जब आगे बढ़ रही थी, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी क्यों लेकर आए, बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी क्यों लेकर आए, है ना। तो ये पॉइंट है हमारा, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां।
वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दोहरे संयोगों की आवश्यकता। दोहरे संयोगों की आवश्यकता, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ये बोला, जैसे मान लो इसके पास जूते हैं और किसी एक के पास गेहूं है, इसको जरूरत है चावल की और इसको जरूरत है गेहूं की। ये तो इसके पास जाएगा एक्सचेंज करवाने के लिए, लेकिन इससे एक्सचेंज ये करेगा नहीं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत नहीं है। दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत होनी चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम होगा। ठीक है, ये कठिनाई थी ना। ऐसे इंसान को खोजना बहुत ज्यादा कठिन होता था कि मुझे जूते की जरूरत है तो जूता किसके पास है, जूते वाले को गेहूं की जरूरत है, तो एक दूसरे को खोजना बहुत ज्यादा कठिन होता था। तो वही इस कारण से मुद्रा बार्टर सिस्टम को हटाकर क्या लेकर आए, मनी लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, मूल्य मापन में कठिनाई। मतलब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी जिससे हम सभी देशों के अंदर जो भी सामान मिल रहा है, गुड्स और सर्विसेज मिल रही है, उसकी वैल्यू को क्या कर सके, माप सके, नाप सके। जैसे आज मनी है, मनी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना। प्यार नहीं खरीद सकते, लेकिन मनी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब यही है, उस समय कोई ऐसा एक सामान नहीं था जिससे हम सब कुछ खरीद सकें, क्योंकि सबकी वैल्यू, गेहूं की अलग वैल्यू थी, चावल की अलग वैल्यू थी, दाल की अलग वैल्यू, सब चीज की अलग अलग वैल्यू। अब क्या है, मुद्रा, मुद्रा की वैल्यू सबके पास सेम है, सबने क्या करा, मुद्रा से सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा डिफिकल्टी इन स्टोरेज, मतलब संचय में कठिनाई। मतलब मान लो मैं दीपक सर, मेरे को अच्छे फीस के तौर पर 10 बोरी अनाज, 10 बोरी चावल, गेहूं दे रहे हैं, तो मैं उसे रखूंगा कहां, रखने में कठिनाई होती थी। फिर डिफिकल्टी इन ट्रांसफर। आज जैसे गाड़ियां आ गई, एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं सामान, ठीक है, और पैसा तुरंत 1 सेकंड में चले आता है। हम जैसे वो डालते हैं, पिन डालते हैं, पैसा पहुंच गया। लेकिन उस समय क्या था, लोग फीस लेकर आएंगे तो कैसे लेकर, अनाज के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में कठिनाई होती थी, है ना। समझ में आया। डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। आज हम किसी से उधार लेते हैं तो ब्याज से लगाकर उसे पैसे दे देते हैं। अगर उस समय हम सामान उधार लेंगे तो कितना गेहूं पर ब्याज लगता, कितना, ये दिक्कत होती थी ना, फ्यूचर की पेमेंट नहीं कर पाते थे, जिस कारण से क्या थी, हमारी कठिनाइयां थी। ये सारी हमें कठिनाइयां थी। समझ में आ गया। जब इन कठिनाइयों की ये जो प्रॉब्लम्स थी, इस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या आई, मनी आई, मुद्रा आई। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मुद्रा आई, इसका मतलब क्या है, विच थिंग्स आर जनरली एक्सेप्ट इन मीडियम ऑफ exchange, these things
आर known as these things are known as money। ऐसा कोई भी सामान जो एक्सचेंज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है, और वो कानूनी रूप से मान्य भी हो, वो क्या हो, लीगल हो, कानूनी रूप से मान्य हो, जैसे कॉइन, नोट, ठीक है, और उसके बाद चेक, ठीक है, ये सामान्य रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और कानूनी तौर पर क्या होते हैं, वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी सामान जो कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए वो क्या कहलाता है, हमारा मनी कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। मनी के फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। अब देखो मुद्रा के कार्य में क्या है, हमने ये जो कमी पढ़ी, अब इन कमी का बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हमें दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती, हमें कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मिल गई, हमें डिफिकल्टी की जगह क्या हो गई, बेनिफिट इन स्टोरेज होगी। अब हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। डिफिकल्टी इन ट्रांसफर की जगह क्या हो गया, बेनिफिट इन ट्रांसफर, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट इन फ्यूचर पेमेंट। मतलब जो ड्रॉबैक्स थे वस्तु विनिमय प्रणाली के, सेम टू सेम डिट्टो वही है, बस उनका क्या है, उल्टा है, अपोजिट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया मनी का फंक्शन क्या है। जो हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं किसके, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो हमारी कठिनाई है उनका उल्टा कर दोगे तो मुद्रा का कार्य निकल जाएगा, मुद्रा का क्या कार्य निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। पहला यूट्यूब चैनल है ऐसा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ पढ़ाया जा रहा है आपको, जिससे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों क्या कर सके, आसानी से पढ़ सके। मुद्रा के प्रकार, सबसे पहला है फेट मनी। ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना है ना, फेट मनी और फिडेंशियरी मनी। फेट मनी और फिडेंशियरी मनी। आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। जो आदेश मुद्रा है, इशूड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार के आदेश पर छापी जाए वो क्या कहलाती है, आदेश मुद्रा। जैसे कॉइन और नोट, 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, 20 का सिक्का, नोट जितने भी हो गए हमारे देश के, वो सारे सरकार के आदेश पर छापी जाती है, वो फेट मनी हो गई। ठीक है, फिडेंशियरी मनी, न्यास मुद्रा, इशूड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, ये व्यक्तिगत तौर पर छापी जाती है, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर छापी जाती है, व्यक्तिगत स्तर पर छापी जाती है, इशूड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, एंड सेटिस्फाई पेयर एंड पेई। देयता और प्राप्तकर्ता दोनों संतुष्ट होते हैं। ठीक है,
ये कोई एक अकेला इंसान छापता है, जैसे चेक, चेक की फोटोकॉपी तो सरकार के द्वारा आई, लेकिन जब अकेला इंसान उस पर साइन नहीं करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। ये सरकार के द्वारा छापी जाती है और ये इंसानों के द्वारा छापी जाती है। सरकार भी इंसान ही है बट लेकिन इंडिविजुअल पर्सन द्वारा छापी जाती है। पेयर और पेई दोनों क्या होंगे, आपस में सेटिस्फाई होंगे तभी ट्रांजैक्शन होगी। समझ में आ गया? ठीक है। फिर है फुल बॉडीड मनी, पूर्ण कालिक मुद्रा और क्रेडिट मनी, मतलब साख मुद्रा। जो फुल बॉडीड मनी होती है इसकी जो मार्केट वैल्यू बराबर होती है एक्चुअल वैल्यू से। इस एक्चुअल वैल्यू को कमोडिटी वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब हिंदी में बाजार मूल्य बराबर होगा वास्तविक मूल्य से। मतलब जैसे ये कोई सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का, ठीक है। जो कोई सोने का सिक्का है उसे खरीदने में, उसे बनाने में जितना खर्चा आता है उतने का ही वो बिकता है ना। मतलब मान लो 10 ग्राम सोने का सिक्का है तो इसकी जो मार्केट में वैल्यू चल रही होगी वो सोने के बराबर चल रही होगी, उतने रुपए ही हमें मिलेंगे जितनी उसकी वैल्यू है। तो बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसे बनाने का जो खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कोई भी हो, और जो मार्केट में बिकेगा वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो इसका मतलब है जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा होगा एक्चुअल वैल्यू से, या कमोडिटी वैल्यू से। क्रेडिट मनी के अंदर जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा होती है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कम होती है। जैसे 500 का क्या हो गया, नोट हो गया। क्या 500 का जो एक नोट है उसे छापने का खर्चा एक नोट का 500 रुपए का आ रहा होगा? नहीं ना। तो बनाने का खर्चा क्या है, कम है, और बिकता कितने का है, ज्यादा का बिकता है। जैसे मान लो ये नोट है 500 का, इसे बनाने का खर्चा मुश्किल से 2 या 3 रुपए का आ रहा होगा, मार्केट में बिक कितने का रहा है, 500 रुपए का बिक रहा है ना। तो उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी एक्चुअल वैल्यू से तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। जब दोनों आपस में बराबर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक देश के अंदर इकोनॉमी में जो मनी का स्टॉक है, मनी का जो स्टॉक है, स्टॉक को हिंदी में स्टॉक ही बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो अवेलेबल है पैसा, उतने की ही क्या होती है, सप्लाई हो सकती है। एक इकोनॉमी के अंदर चाहे किसी के पास भी, देश की जनता के पास, पब्लिक, गवर्नमेंट या बैंक के पास, किसी के पास भी टोटल जो पैसा है, मनी का जो स्टॉक एक देश के इकोनॉमी में पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मनी की सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, मतलब हम कितना पैसा सप्लाई कर, अगर मान लो दोबारा से कुछ भूचाल आ जाए हमारे देश में, कोरोना जैसा ही, ठीक है, तो क्या होगा,
हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, जितना हमारे देश में होगा उतना ही तो निकाल सकते हैं। एक हमारे घर की सप्लाई कितनी होगी, जितना हमारे घर में पैसा अवेलेबल होगा उतना ही तो हम कर सकते हैं, या हमने किसी को जो उधार दे रखा होगा वो वाला पैसा, मतलब जो हमारे पास होगा वही होगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, मुद्रा की पूर्ति। एक देश की इकोनॉमी में जो पैसा उपलब्ध है, पैसा अवेलेबल है, उतने की क्या हो सकती है, सप्लाई हो सकती है। समझ में आया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप करा रहे हैं, 100% का इंपॉर्टेंट। हु इज मनी सप्लायर? हु इज मनी सप्लायर? मनी सप्लायर तीन है। पहला गवर्नमेंट, दूसरा आरबीआई, तीसरा कमर्शियल बैंक। ठीक है, समझ में आया? मतलब सरकार कैसे ये सिक्के छापती है। कौन से सिक्के? ये एक रुपए का नोट भी छापती है और सारे कॉइन छापेगी। कॉइन, 1 रुपए का नोट, फिर जितने भी सिक्के हैं ऑल कॉइन। वो कौन छापती है? सरकार छापती है। कौन सी सरकार? देश की यूनियन गवर्नमेंट छापती है, केंद्र की सरकार छापती है। तो ये सप्लाई कर रही है ना। आरबीआई कैसे सप्लाई करता है? आरबीआई नोट छापकर, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपए का नोट नहीं छापेगा, बाकी सारे नोट छापेगा। कैसे छापेगा? आरबीआई को गवर्नमेंट बोलती है नोट छापने के लिए। हमारे देश की सरकार ने आरबीआई को बोला, जैसे पापा मम्मी को बोलते हैं काम करने के लिए तो काम करना पड़ता है ना, वैसे ही गवर्नमेंट हमारे देश का बाप पापा, और आरबीआई क्या है? मम्मी है। सरकार ने मम्मी को बोला, मतलब पापा ने मम्मी को बोला नोट छापने के लिए। मम्मी बोलेगी क्यों, मैं फ्री में क्यों छापूं, मुझे तो तुम कुछ दिलाते ही नहीं हो। तो इसने क्या बोला, 200 करोड़ रुपए की संपत्ति गिरवी रखो, जिसे बोलते हैं मोर्गेज। ठीक है, गिरवी रखो, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। मम्मी को गोल्ड पसंद होता है ना, जैसे बेबी को बेस पसंद है तो मम्मी को सोना पसंद है। सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड पसंद है ना। तो सोना किसी और को पसंद है, सोना मतलब सोना वाला किसी और को पसंद होता है, गोल्ड वाला मम्मी को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड हो गया और 85 करोड़ रुपए की अदर असेट्स हो गई। ठीक है, आरबीआई ऐसे नोट छापती है। ठीक है, आरबीआई कैसे नोट छापेगी? आरबीआई ने जब नोट छापा तो 200 करोड़ रुपए का सामान गिरवी रखा, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना होगा, ठीक है, और 85 करोड़ रुपए का अदर एसेट्स होगा। फिर उसके बाद नोट छापेगा। तो इसने भी क्या कर दी, सप्लाई कर दी ना। सरकार ने भी सप्लाई करी सिक्के छापकर, इसने भी सप्लाई करी। अब गवर्नमेंट जो है ये लोन प्रोवाइड करके, ऋण प्रदान करके ये क्या करती है, पैसे की सप्लाई करती है। तो कौन हो गया, हु इज सप्लायर ऑफ मनी? मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो मुद्रा की पूर्ति 3 लोग करते हैं, सरकार देश की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, और कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्य बैंक। समझ में आ गया, वाणिज्य बैंक। फिर ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति के माप। हमें कैसे पता लगेगा देश के अंदर कितना पैसा है? इसके 4 फॉर्मूले हैं, M1, M2, M3, M4। जो M1 और M2, M3, M4 क्या है तुम्हारे कोर्स के अंदर नहीं है। तुम्हारे कोर्स के अंदर बस क्या है, तुम्हारे कोर्स के अंदर बस ये है, M1 है। M1 का मतलब C प्लस DD प्लस
ओडी। सी का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास जमा। तुम लोग जनता हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा जमा होगा। डीडी का मतलब डीडी है या दीदी नहीं है, डीडी है। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, मतलब मांग जमा। जो मतलब किसके पास पैसा होता है, ये वाला पैसा होता है बैंक के पास, कमर्शियल बैंक। ठीक है, हमारा जो पैसा जमा है वो, और जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट मतलब लोन वाला जो पैसा अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, नाबार्ड के पास है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आरबीआई के पास, नाबार्ड के पास, नाबार्ड NABARD, ये एपेक्स रूरल क्रेडिट बैंक है। आरबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके बाद आता है नाबार्ड, एपेक्स रूरल क्रेडिट बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई, जुलाई 1982 में हुई। समझ में आया? M1 का फॉर्मूला C प्लस DD प्लस OD। OD का मतलब अदर डिपॉजिट, जिसके अंदर आरबीआई के पास टोटल पैसा कितना है, नाबार्ड के पास टोटल पैसा कितना है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF हो गया। ठीक है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, उनके पास टोटल पैसा कितना है। DD का मतलब बैंकों के पास टोटल समय अवधि वाला मतलब डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा कितना है, और C का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास कितना पैसा है। और M2 M3 M4 ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। आज जो है हमारे क्लास के अंदर वन शॉट के अंदर हमारा ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, हमारा क्लियर हो गया। कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? तो हमारा ये टॉपिक मुद्रा वाला क्लियर हो गया। क्या करा दिया सर ने? तो सीबीएसई का टॉपिक अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं सर? तो अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई से रिलेटेड है। ठीक है, 2025 चल रहा है ना, 2025 में जो 100% आने की जो पॉसिबिलिटी है, अब सर वो वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य, एक ये वाला टॉपिक आ सकता है। दूसरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक ये वाला मतलब दोहरे संयोग की आवश्यकता। ये वाला आ सकता है। तीसरा टॉपिक जो है डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तीन तो टॉपिक ये हो गए। चौथा टॉपिक जो है हमारा हु इज मनी सप्लायर, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मुद्रा पूर्ति के माप। अब हमारा टॉपिक ऐसे ही चलेगा, हर चैप्टर का मैं कराते रहूंगा, हर चैप्टर का कराते रहूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हर चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो क्या टॉपिक चल रहा हमारा 2025 में जो पॉसिबिलिटी आने की, इन टॉपिकों में से क्वेश्चन आने की मनी वाला चैप्टर में,
इन टॉपिकों में से आएगी और गारंटी इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। 100% गारंटी। अब तुम दबा कर लाइक ठोको, दबा कर सब्सक्राइब करो और शेयर करो, दीपक सर को फैलाओ अपने अपने गलियों में, अपने अपने इलाकों में। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।